1990 के दशक की शुरुआत में भारत में करीब 5 करोड़ गिद्ध थे। हर गांव, हर कस्बे के आसमान में ये पक्षी मंडराते नजर आते थे। इतने आम कि लोग इन्हें अनदेखा कर देते थे। लेकिन सिर्फ 10-15 सालों के अंदर इन 5 करोड़ गिद्धों में से 99% से ज्यादा गायब हो गए। ये दुनिया के इतिहास में किसी भी पक्षी प्रजाति की सबसे तेज दर्ज की गई गिरावट है। इतनी तेज वैज्ञानिकों को शुरुआत में यकीन नहीं हुआ कि ये आंकड़ा सच है, लेकिन असली कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2024 में प्रकाशित एक बड़ी आर्थिक रिसर्च ने दावा किया, गिद्धों के इस अचानक गायब होने की वजह से भारत में अगले कुछ सालों में करीब 5 लाख इंसानों की मौत हो गई। सोचो जरा, एक पक्षी के गायब होने से 5 लाख इंसान मर गए। और सबसे हैरानी की बात, इस पूरी तबाही की वजह थी एक बेहद आम सस्ती दर्द निवारक दवा, जो आज भी शायद तुम्हारे घर में मौजूद हो। आज की इस वीडियो में हम इस अनसुनी लेकिन बेहद जरूरी कहानी को गहराई से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहले समझते हैं गिद्ध असल में करते क्या थे और वे इतने जरूरी क्यों थे। भारत में उस दौर में दुनिया के सबसे बड़ी मवेशी आबादी थी, करीब 28 से 30 करोड़ गाय भैंसे। और चूंकि भारत एक हिंदू बहुल देश था, जहां गाय को पवित्र माना जाता है, ज्यादातर मवेशियों को मांस के लिए नहीं काटा जाता था। वे दूध देने या खेती में काम आने के बाद स्वाभाविक मौत मरते थे और उनके शव को खुले में छोड़ दिए जाते थे। यहीं पर गिद्धों की भूमिका थी। एक गिद्ध एक पूरी गाय के शव को सिर्फ 40 मिनट से भी कम समय में साफ कर सकता था। ये कोई मामूली बात नहीं। गिद्ध प्रकृति के सबसे तेज, सबसे असरदार सफाई कर्मचारी थे। वो शवों को इतनी तेजी से खा जाते थे कि बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया या वायरस को फैलने का मौका ही नहीं मिलता था। और सबसे जरूरी बात, गिद्धों की मौजूदगी कुत्तों और चूहे जैसे दूसरे स्कैवेंजर यानी मुर्दाखोर जानवरों को शव तक पहुँचने से रोकती थी, क्योंकि गिद्ध उनसे कहीं तेज थे। यानी गिद्ध बिना किसी को पता चले एक बेहद महत्वपूर्ण पब्लिक हेल्थ सर्विस दे रहे थे, बिल्कुल मुफ्त में, हर दिन हर गांव में। अब आते हैं इस कहानी के सबसे अहम मोड़ पर। एक दवा का पेटेंट खत्म हुआ जिसका नाम था डाइक्लोफेनाक। ये एक सस्ती, असरदार दर्द निवारक और सूजन रोधी दवा थी, जो पहले से इंसानों में इस्तेमाल होती थी। पेटेंट खत्म होते ही ये दवा बेहद सस्ती हो गई और भारत के पशु चिकित्सकों और किसानों ने इसे बड़े पैमानों पर अपने बीमार बूढ़े मवेशियों के दर्द और सूजन को कम करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये पूरी तरह सामान्य, नेक इरादे से किया गया इस्तेमाल था। किसान अपने जानवरों को तकलीफ से बचाना चाहते थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि वे अनजाने में अपने सबसे बड़े सहयोगी को जहर दे रहे थे। हुआ ये कि जब कोई मवेशी डाइक्लोफेनाक की खुराक लेने के बाद मरता और उसका शव खुले में छोड़ा जाता, तो गिद्ध उसे खाते और दवा का बेहद मामूली सा अंश भी गिद्धों के लिए घातक साबित होता। ये दवा इंसानों और बाकी ज्यादातर जानवरों के लिए पूरी तरह सुरक्षित थी, लेकिन गिद्धों में ये सीधा किडनी फेल कर देती थी। इसे साइंटिफिक भाषा में विसरल गाउट कहा जाता है, यानी शरीर के अंदरूनी अंगों में यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा हो जाना, जो कुछ ही दिनों में मौत का कारण बन जाता। सबसे डरावनी बात, एक रिसर्च के मुताबिक सिर्फ 0.8% मवेशी शवों का दवा दूषित होना भी गिद्धों की पूरी आबादी को तबाही करने के लिए काफी था। और भारत में असल दूषण दर करीब 10% तक पाई गई, यानी जरूरत से कहीं ज्यादा। नतीजा ये हुआ कि 1996 से ही गिद्धों के गिरने मरने की खबरें आनी शुरू हो गई और 2000 तक भारत के तीनों प्रमुख गिद्ध प्रजातियां व्हाइट रम्पर, लॉन्ग बिल्ड और स्लेंडर बिल्ड वल्चर गंभीर रूप से लुप्तप्राय यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड घोषित कर दी गई। अब एक और दिलचस्प हिस्सा, वैज्ञानिकों ने असली वजह का पता कैसे लगाया। शुरुआत में किसी को ठीक नहीं पता था कि गिद्ध क्यों मर रहे हैं। कुछ को शक था कि कोई नई बीमारी फैल रही है, कुछ को लगा शायद कोई वायरस है। पक्षी वैज्ञानिकों की टीमों ने सालों तक मरे हुए गिद्धों को सैंपल इकट्ठा किए, उनकी जांच की, लेकिन शुरुआती जांच में कोई साफ वजह समझ नहीं आ रही थी। आखिरकार 2004 में वैज्ञानिकों की एक टीम ने एक अहम खोज की। मरे हुए गिद्धों के शरीर में डाइक्लोफेनाक के अंश पाए गए और उनके गुर्दों में वही विसेलर गाउट वाली स्थिति मिली, जो पहले सिर्फ प्रयोगशाला में ही देखी गई थी। लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं था, वैज्ञानिकों को यह भी साबित करना था कि असल दुनिया में इतनी बड़ी संख्या में मवेशी शव इतने दूषित थे कि पूरी आबादी तबाह हो जाए। 2004 से 2005 में हुए एक विस्तृत फील्ड सर्वे ने आखिरकार इसकी पुष्टि कर दी। मवेशियों के शवों में डाइक्लोफेनाक की मात्रा वाकई इतनी थी कि गिद्धों की इतनी तेज गिरावट को पूरी तरह समझा जा सके। ये खोज इतनी ठोस थी कि इसके आधार पर 2006 में भारत सरकार ने पशुओं में डाइक्लोफेनाक के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। करोड़ों गिद्ध कुछ ही सालों में हमेशा के लिए खत्म हो चुके थे। अब आते हैं इस कहानी के सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर, गिद्धों के गायब होने से इंसानों की मौत कैसे हुई। 2024 में 2 अर्थशास्त्रियों याल फ्रैंक और अनंत सुदर्शन ने एक बेहद विस्तृत अध्ययन प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि गिद्धों का गैर मौजूदगी का इंसानी सेहत पर क्या असर पड़ा। उनके नतीजे चौंकाने वाले थे। जब गिद्ध थे तो वे मवेशियों के शव को कुछ ही मिनट में साफ कर देते थे, लेकिन जब गिद्ध गायब हो गए तो वे शव हफ्तों तक खुले में सड़ते रहे।
इससे दो बड़ी समस्या पैदा हुई। पहली, सड़ते हुए शवों से बैक्टीरिया और रोगाणु आसमान के पानी के स्रोतों में मिलने लगे, जिससे पीने के पानी की गुणवत्ता खराब हुई। दूसरी और शायद ज्यादा गंभीर, जंगली कुत्ते और चूहे की आबादी में भारी बढ़ोतरी हुई, क्योंकि अब उन्हें बिना किसी प्रतिस्पर्धा के ये शव खाने को मिल रहे थे। और आवारे कुत्ते की बढ़ोतरी आबादी का सीधा मतलब था रेबीज जैसे जानलेवा बीमारी का फैलाव भी बढ़ना, क्योंकि इंसानों में रेबीज का ज्यादातर मामले कुत्तों के काटने से ही होते हैं। शोधकर्ताओं ने उन जिलों का तुलनात्मक अध्ययन किया जहां मवेशियों की आबादी ज्यादा थी, यानी जहां गिद्धों की कमी का असर ज्यादा पड़ना चाहिए था, उन जिलों से जहां मवेशी कम थे। नतीजा साफ था, जिन जिलों में गिद्ध सबसे तेजी से गायब हुए वहां इंसानी मृत्यु दर में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज हुई, खासकर पानी में फैलने वाली बीमारी और रेबीज से जुड़ी मौतों में। इन सभी आंकड़ों को जोड़कर शोधकर्ताओं का अनुमान था गिद्धों की गिरावट के बाद के सालों में भारत में करीब 5 लाख अतिरिक्त इंसानी मौतें हुई, जो शायद न होती अगर गिद्ध मौजूद रहते। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि इसे कुछ आर्थिक विश्लेषणों में हाल के दशकों की सबसे बड़ी अनदेखी सार्वजनिक स्वास्थ्य त्रस्तियों में गिना गया है, क्योंकि जब ये मौत हो रही थी तब लगभग किसी को इसका सीधा कारण पता ही नहीं था। अब एक ऐसा पहलू जो शायद सबसे कम चर्चा में आता है, लेकिन सांस्कृतिक तौर पर बेहद गहरा है, पारसिक समुदाय पर इसका असर। पारसी समुदाय की एक सदियों पुरानी अंतिम संस्कार परंपरा है, जिसे दखमा या टावर ऑफ साइलेंस कहा जाता है। इस परंपरा में मृत शरीर को दफनाया या जलाया नहीं जाता, बल्कि एक ऊंचे खुले टावर पर रखा जाता है, जहां गिद्ध प्राकृतिक रूप से उसे अपना आहार बना लेते हैं। पारसी धर्म में आग और धरती दोनों को पवित्र माना जाता है, इसलिए न दाह संस्कार किया जाता है न दफनाया जाता है। और गिद्धों के जरिए स्काई बरियर यानी आसमानी अंतिम संस्कार सदियों से इस समुदाय की पहचान का हिस्सा रहा है। लेकिन जब गिद्ध लगभग गायब हो गए तो ये परंपरा निभाना लगभग नामुमकिन हो गया। मुंबई जैसे शहरों में मौजूद टावर ऑफ साइलेंट स्थलों पर अब गिद्धों की गैर मौजूदगी में शव प्राकृतिक रूप से जल्दी नहीं सड़ पाते, जिससे समुदायों को नए वैकल्पिक तरीके तलाशने पड़े, जैसे सोलर कंसंट्रेटर का इस्तेमाल, जो सूरज की रोशनी को केंद्रित करके शवों को तेजी से डिकम्पोज करने में मदद करते हैं, ताकि परंपरा की भावना कुछ हद तक बनी रह सके। ये सिर्फ एक धार्मिक असुविधा की बात नहीं है, ये एक ऐसी परंपरा के अस्तित्व पर सवाल है जो सैकड़ों सालों से एक समुदाय की पहचान का केंद्र रही है। यही दिखाता है कि पारिस्थितिक तंत्र में एक छोटा सा बदलाव, एक दावा का इस्तेमाल कैसे अर्थव्यवस्था और गहरी सांस्कृतिक परंपराओं तक हर जगह लहरें पैदा कर सकता है। अब बात करते हैं इस तबाही के बाद भारत ने क्या किया और क्या गिद्धों की आबादी अब सुधर रही है। 2006 के प्रतिबंध के बाद भारत सरकार और कई वन्यजीव संगठनों ने मिलकर गिद्धों को बचाने के लिए ठोस कदम उठाए। सबसे अहम पहल थी वल्चर सेफ जोन यानी सुरक्षित क्षेत्रों का निर्माण, जहां पशु चिकित्सकों का डाइक्लोफेनाक की जगह गिद्धों के लिए सुरक्षित दवाएं जैसे मेलिसिकम इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। साथ ही कई राज्यों में कैप्टिव ब्रीडिंग केंद्र बनाए गए, जैसे हरियाणा के पिंजौर में, जहाँ गिद्धों को सुरक्षित माहौल में पाला और बढ़ाया गया, ताकि भविष्य में उन्हें जंगल में फिर से छोड़ा जा सके। नतीजे मिले जुले रहे। स्टेट ऑफ इंडियन बर्ड की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक हालांकि गिद्धों के तीनों प्रमुख प्रजातियों में अभी लंबी अवधि में 91 से 98% तक की भारी गिरावट दर्ज है, लेकिन 2006 के प्रतिबंध के बाद से गिरावट की रफ्तार कम जरूर हुई है। कुछ इलाकों में आबादी अब स्थिर होती देख रही है, यानी अब उतनी तेजी से घट नहीं रही है, भले ही अभी बड़े स्तर पर बढ़ी भी नहीं हो। दिलचस्प बात यह है, नेपाल में जहाँ भारत जैसे ही समस्या थी, वहाँ हाल के सालों में सफेद गर्दन वाले व्हाइट रम्पेट और सिलेंडर बिल्ड गिद्धों की आबादी में वाकई इजाफा देखा गया है, जो भारत के मुकाबले में काफी बेहतर संकेत है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है नेपाल में डाइक्लोफेनाक और उससे मिलती जुलती अन्य खतरनाक दवाओं पर ज्यादा सख्ती से निगरानी और अमल। यानी भारत के लिए एक साफ सबक है, सिर्फ कानून बना देना काफी नहीं, बल्कि उसे जमीन पर सख्ती से लागू करवाना भी उतना ही जरूरी है। तो अब इस पूरी कहानी से सबसे बड़ा सवाल क्या मिलता है? इसे की स्टोन स्पेसिफिक कोलैप्स कहा जाता है, यानी जब किसी पारिस्थितिक तंत्र की एक बेहद अहम लेकिन अक्सर अनदेखी की जाने वाली कड़ी अचानक टूट जाती है, तो उसका असर सीधी तरह से जुड़ी न दिखने वाली चीजों तक पहुंचा जाता है। किसने सोचा होगा कि एक गर्दन निवारक दवा आखिरकार इंसानी मौतों, पीने की पानी की गुणवत्ता और सदियों पुरानी धार्मिक परंपराओं तक को भी प्रभावित करेगी। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि पर्यावरण से जुड़े फैसले, चाहे वो कितना भी छोटा या तकनीकी क्यों न लगे, जैसे एक दावा का इस्तेमाल, असल में बड़े दूरगामी और कई बार अपरिवर्तनीय परिणाम ला सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, जब तक नुकसान साफ तौर पर दिखने लगते हैं, तब तक असर बहुत देर हो चुकी होती है। आज गिद्धों की कहानी को अक्सर पर्यावरण विज्ञान और नीति निर्माण दोनों में एक चेतावनी की मिसाल के तौर पर पढ़ाया जाता है, ताकि भविष्य में किसी भी नई दवा, नई तकनीकी या नई नीति लागू करने से पहले उसके पारिस्थितिक तंत्र पर पड़ने वाले असर को भी उतनी ही गंभीरता से जांचा जाए जितना उसके तत्कालिक फायदे को।
क्योंकि जैसा हमने आज देखा, एक गीत का गायब होना सिर्फ एक पक्षी को कम होने की बात नहीं थी, ये एक पूरी चेन रिएक्शन की शुरुआत थी जिसने लाखों इंसानी जिंदगियों को छुआ। तो ये थी गिद्धों की वो कहानी जिसे शायद तुमने आज पहली बार पूरी तरह सुना। कैसे एक सस्ती दावा ने करोड़ों पक्षियों को खत्म किया, कैसे उसका असर लाखों इंसानी जानों तक पहुंचा और कैसे एक सदियों पुरानी परंपरा तक इससे प्रभावित हुई। लेकिन साथ ही ये उम्मीद की भी कहानी है कि जब विज्ञान, सही नीति और लगातार कोशिश साथ आते हैं तो गिरावट को रोका जा सकता है, भले ही उसे पूरी तरह उलटना मुश्किल हो। अगर तुम्हें ये कहानी दिलचस्प और अनसुनी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ऐसे ही गहराई से समझाने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।